अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो कि सर्चिंग के हवाले से थी वेबसाइट की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्चिंग को मैंने 3 हिस्सों में रखा है। वेबसाइट सर्चिंग, रीजन यानी मार्केट सर्चिंग और जो है कस्टमर सर्चिंग यानी लीड जनरेशन जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट सर्चिंग का जो पूरा टॉपिक था वो हमने लास्ट वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं मार्केट सर्चिंग पे। ठीक है, अपने साथ नोट पैड लाजमी रख लें। ठीक है, और अगर इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर इस वीडियो को जो है कंटिन्यू करें। और इस वीडियो में भी जो भी आपके सवाल जवाब कुछ भी होंगे वो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जो है इस टॉपिक को शुरू करते हैं मार्केट सर्चिंग का। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट वीडियो में जैसे हमने ये समझा कि B4 की साइट को कैसे गो थ्रू करते हैं, कस्टमर्स को गाड़ियाँ कैसे जो है हम दिखा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या हमारे लिए फ़ीचर्स मौजूद हैं। अब हम जो हैं इसमें कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि भाई ये प्राइस जो है ना, मुझे पता है कि मैं काम करता हूँ तो एडी मैन इतने में जा रही होती है और मेन गाड़ियों के मॉडल्स उनकी प्राइस का मुझे आइडिया था। तो आप लोगों को आइडिया कैसे होगा कि भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं और जो है ना क्या क्या वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कौन कौन से एयर जा रहे हैं, मतलब सारी डिटेल्स जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उस मार्केट के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट सर्चिंग में इंक्लूड हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपको तो ये भी नहीं पता कि हम किस किस मार्केट में काम कर सकते हैं, तो इसका मैं आप लोगों को जो है ना ये फेवर दे सकता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आप किस किस मार्केट में जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, एक एक कंट्री का नाम जो है मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि जिससे आपको जो है आइडिया हो जाए कि भाई आप लोग किस किस मार्केट में काम जो है कर सकते हैं। B4 कहाँ कहाँ काम, देखो B4 तो जो है तकरीबन और भी बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जो है हम काम नहीं कर सकते, B4 डायरेक्टली उनसे काम करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही जो है ना उन्हीं कंट्रीज़ के लिस्ट आप ना आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा जहाँ पे आप और मैं काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मार्केट सर्चिंग जो है किस किस कंट्री की करनी है। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, मार्केट सर्चिंग कैसे की जाए। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि आप जो है आप या मैं एक किसी एरिया में जो है शॉप खोलते हैं। अब वो शॉप जो है जो है ना, आप यूँ कह लो कि आपने बेकरी खोल ली। ठीक है, एक एरिया में। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इस एरिया में ज़्यादा किस तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो एरिया जो है स्टैंडर्ड वाइज होते हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं और कुछ अपर क्लास हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस के हिसाब से लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, कहीं पे एक जो है ना एक ब्रांड की प्रोडक्ट चलती है तो कहीं पे दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट चलती है। ठीक है, तो आपको मतलब आपको उस जगह पे जो है शॉप खोलने से पहले आपको एक हल्का सा आइडिया लेना पड़ता है कि भाई कि मैंने शॉप तो खोल दी है, अब जो मैं इन्वेंट्री या माल डालूंगा वो मैं किस ब्रांड का डालूँ, यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो ये आइडिया मतलब आप चाहो तो इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो कि आप तरह तरह की चीज़ें मंगा लो, फिर कुछ चीज़ें चले कुछ चीज़ें ना चले, लेकिन वो आपके लॉस में जाएगी फिर। ठीक है, तो इस लॉस से बेहतर ये है, ठीक है, कि आप जो है थोड़ी मार्केट रिसर्च कर लें, आपको पता हो जाए कि हाँ भाई कि मैं क्या क्या चीज़ें रखूँगा तो क्या क्या चीज़ें जो है मेरी आसानी से जाएंगी और मुझे लॉस या तो नहीं होगा या तो अगर होगा भी तो कम होगा। ठीक है, तो ये रिस्क जो है मार्केट सर्चिंग जो है आपके रिस्क को बहुत ही कम करती हैं। ये फ़ायदा होता है मार्केट सर्चिंग का। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है कि जो है आपके कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शॉप खोली और मैंने वही चीज़ें रखी हुई हैं जो उस इलाके में उस एरिया में ज़्यादा चल रही होती है, तो जो है लोग आते जाते भी जब देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ेगी और वो जो है उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाऊँगा, या उसी वक्त चलते फिरते वो आ जाएंगे। देखिए, तो ये चीज़ जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपकी डीलिंग में आपके बिजनेस में फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह मार्केट सर्चिंग आपको इन्हीं चीज़ों में हेल्प कर रही होती है। जब आप कस्टमर डीलिंग करेंगे, जब आपको मार्केट फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी आ रही है, आप कस्टमर्स को जो है ना उल्टी सीधी गाड़ियाँ उनको दिखाते रहेंगे तो उनका इंटरेस्ट कभी बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो उन चीज़ों पे उनका फोकस ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे कि नहीं यार ये नहीं, मुझे ये चीज़ दिखा दो, तो फिर आप उसको वो चीज़ दिखा दोगे। ठीक है, लेकिन कोई अगर ऐसा होगा कि यार ये पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, मतलब इग्नोर कर देगा, ठीक है, तो फिर आपको कभी उस बंदे का उस जो है ना उस पार्टी का कभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसे चाहिए क्या।
तो इस वजह से अगर पहले आप जो है रिसर्च कर लेंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान में एक्वा आ जाती है, पाकिस्तान में जो है ना चंगान जा रही है, और या इसी तरह की कुछ और गाड़ियाँ आप उनके नाम ले रहे हो, तो आपको पता होगा, आप वही चीज़ प्रमोट करोगे तो जो कस्टमर्स आपके पास, डीलर जो है वो आपके पास आएंगे कि हाँ यार ये जो है सही चीज़ प्रमोट करता है, इसको नॉलेज है, तो मैं इसी से बात करूँगा। तो ये बेसिकली होता है मार्केट सर्चिंग का फ़ायदा। अब मार्केट सर्चिंग पहले तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कौन कौन सी मार्केट है, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है ना एग्जांपल के तौर पे एक मार्केट ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट हम ले लेते हैं ज़ाम्बिया की, ठीक है। ज़ाम्बिया बेसिकली अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो अफ्रीका में ज़ाम्बिया आते हैं, हम ले लेते हैं ज़ाम्बिया को, ज़ाम्बिया कार इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। देखें किसी भी मार्केट की अगर आपको सर्चिंग करनी हो तो यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट पॉलिसी हमें देखनी पड़ेगी कि अगर हम गाड़ी वहाँ पे बेचते हैं तो वहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी क्या चीज़ें वो लोग मांगते हैं और किन चीज़ों से उन्होंने मना किया है, ठीक है। तो हर कंट्री का नाम लिख के आप आगे लिख दें कार इंपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी और कार। जाहिर सी बात है हमें कार जो है ना, हम कार वहाँ पे भेजेंगे तो हमें जो है सिर्फ गाड़ी की इंपोर्ट पॉलिसी मालूम करनी है, ठीक है। ये करके आप इंटर कर दें, ठीक है। अब तरह तरह की वेबसाइट पे इंपोर्ट पॉलिसीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब इनमें से आप किसी से भी जो है ना इंपोर्ट पॉलिसी देख सकते हैं, ठीक है। अपने ओन से भी जो है ना ज़रा एक्स्ट्रा टाइम देखिए, आप एक एक चीज़ को जगह जगह देखिए भाई क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मैं खोल देता हूँ JCT की वेबसाइट, जैपनीज़ कार ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे वैलिड होती है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैपनीज़ कार ट्रेड पे आ गई, इंपोर्ट रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू इम्पोर्ट जापान यूज कार इन ज़ाम्बिया, ठीक है। तो ये आपको सारी डिटेल्स बता रहे हैं। अब सबसे पहले आती है एज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में कोई एज रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, यानी कोई सा भी मॉडल चला जाएगा गाड़ी का, या एक लिमिटेड मॉडल जाएगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का मॉडल जाएगा, इसके अलावा नहीं, ठीक है। ज़ाम्बिया में ऐसा कोई नहीं है, नो एज लिमिट, यानी चाहे वो गाड़ी 90s की हो, चाहे वो गाड़ी 2000s की हो, या चाहे वो गाड़ी ब्रांड न्यू हो, कोई भी गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन आ गया। अब हर कंट्री के अलग अलग एज रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको ज़ाम्बिया की मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं जो आपको लिस्ट दूंगा उसमें से आप एक एक की जो है मार्केट सर्चिंग कर सकते हैं, आपको पता चलता जाएगा भाई किस किस में एज लिमिटेड है और किस किस में एज लिमिट नहीं है। ज़ाम्बिया में एज लिमिट बहरहाल फ़िलहाल नहीं है, और जिसमें होगी वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि भाई अप टू 5 ईयर्स, अप टू 6 ईयर्स, ऐसे करके, ठीक है। अब सेकंड है डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। अब डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि कौन सा पोर्ट उस कंट्री में यूज़ हो रहा है जहाँ पे जो है शिप्स जो हैं वो उनका अराइवल होता है और जहाँ पे गाड़ियाँ लैंड होती हैं, ठीक है। अब ज़ाम्बिया जो है लैंडलॉक कंट्री है, ज़ाम्बिया में कोई सी पोर्ट नहीं है, कोई सी पोर्ट नहीं है ज़ाम्बिया का, ठीक है। तो उनको जो सी पोर्ट करीब पड़ता है वहाँ से वो पड़ता है दारुसलाम, जो कि तंजानिया का सी पोर्ट है, ठीक है। तंजानिया भी एक अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है। ज़ाम्बिया भी एक अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है। ज़ाम्बिया का अपना कोई सी पोर्ट नहीं है, जबकि तंजानिया का अपना सी पोर्ट है, और ज़ाम्बिया को जो है करीब पड़ता है तंजानिया का सी पोर्ट जो कि दारुसलाम है, ठीक है। तो ज़ाम्बिया के लोग यहाँ पे दारुसलाम का पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस कंट्री का अपना सी पोर्ट होगा वहाँ पर सिंपल पोर्ट का नाम आएगा, आगे ब्रैकेट में कंट्री का नाम नहीं आएगा। चूँकि ज़ाम्बिया का अपना कोई सी पोर्ट नहीं है, वो किसी और कंट्री का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ब्रैकेट में उस कंट्री का नाम आ गया, ठीक है। जब आप किसी और मार्केट की सर्चिंग करेंगे और आपको ब्रैकेट में ये नाम नहीं दिखे तो समझ जाना कि वो पोर्ट उसका अपना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट में नाम दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वो पोर्ट उसका अपना नहीं है, किसी और कंट्री का वो पोर्ट यूज़ कर रहा है और कंट्री का नाम आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब टाइम ऑफ शिपमेंट, ठीक है, यानी कि एक शिप वहाँ पे कितने कितने दिनों में पहुँचती है, क्या ड्यूरेशन होता है उस शिपमेंट के पहुँचने का। अब यहाँ पे देखें रो मेंशन है। अब आप अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था रो और कंटेनर के हवाले से कि किसी किसी मार्केट में जो है रो शिपमेंट जा रही होती है, यानी एक एक गाड़ी जो है ड्राइव करके वो वहाँ पे जो है वेसल में पार्क करते हैं और जगह के हिसाब से जितनी हो सकती है पार्क करके फिर वो वेसल निकल जाते हैं। और कंटेनर शिपमेंट क्या है कि एक बेसिकली एक पूरे कंटेनर में सिर्फ एक जो है ना स्पेसिफिक कस्टमर की गाड़ियाँ होती है कि उसने 5 मंगवा ली, 4 मंगवा ली, इस हिसाब से। तो यहाँ रो शिपमेंट का टाइम बताया गया है कि 24 से 34 दिन में गाड़ी जो है कस्टमर की शिप हो जाती है। अब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये जो टाइम बता रहा है सिर्फ शिपमेंट का है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज जो शिप निकलता है तो वो 24 से 34 दिनों के बीच में उसके पोर्ट तक पहुंच जाएगा। इसके ऊपर का जितना भी टाइम है, जैसे हम उसको गाड़ी दिखाते हैं, फिर गाड़ी हम रिज़र्व करते हैं, फिर उसकी पेमेंट आती है, फिर पेमेंट आने के बाद उसका कैपलिंग खुलता है, फिर जो है ना उस गाड़ी की अगर इंस्पेक्शन है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अगर इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन का टाइम अलग जाता है, फिर वो शिपमेंट बुक जो है हमारा डिपार्टमेंट करता है तो उसमें टाइम जाता है। फिर एक बार शिपमेंट बुक हो जाती है, फिर वो जो डेट आती है वो शिप निकलेगी फिर पहुँचेगी, वो ड्यूरेशन 24 से 34 दिन का होगा। इससे पहले का जितना भी टाइम है वो इंक्लूड नहीं होता, ये सिर्फ शिपमेंट का टाइम है कि शिप अगर निकलती है तो 24 से 34 दिन में पहुंच जाएगी, ठीक है। बाकी सारे बुकिंग, इंस्पेक्शन, पेमेंट वगैरह का टाइम एक डिफरेंट, वो एक अलग हिस्से में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चलो, ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि भाई कि एक गाड़ी 24 से 34 दिन में पूरी डील हो जाएगी गाड़ी की, नहीं। ये 24 से 34 दिन सिर्फ जो है शिपमेंट का टाइम है, ठीक है, गाड़ी की डीलिंग का टाइम नहीं है। और मंथली बेसिस ये होते हैं रोरो के, बेसिकली ये भी आपको मेंशन कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर करें, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ अब ये मेन चीज़ यहाँ पे ये जैसे एक ये चीज़ मेन थी एज लिमिट, एक दूसरी चीज़ मेन ये थी कि कौन सा पोर्ट है, ठीक है। ये चीज़ भी चलो इतनी मेन नहीं है, मतलब अमूमन जो है अफ्रीका की अगर बात करें तो यही ड्यूरेशन होती है, ठीक है। और तो इस वजह से इस चीज़ को फोकस इतना नहीं भी करेंगे, बस ये कि मतलब ऐसे एक नज़र डाल दें ताकि आपको आइडिया हो जाए। वरना मेन चीज़ आपकी एक एज लिमिट है कि आप उस हिसाब से गाड़ियाँ कस्टमर को दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि आपको पता हो किस पोर्ट तक आपको प्राइस देना है। हर पोर्ट की प्राइस अलग अलग होती है, तो इस वजह से पोर्ट आपको पता होगा तो आप उस पोर्ट तक की प्राइस देंगे, ठीक है। पोर्ट की प्राइस आप देखेंगे, अगर कोई गाड़ी आप खोलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये गाड़ी खोल दी, इस गाड़ी को अलग टेप पे मैंने ओपन किया तो देखें यहाँ पे नीचे ये पोर्ट आ रहा है। अब हर पोर्ट की अलग अलग प्राइस है, देखिए दारुस्सलाम पोर्ट तक की प्राइस आ रही है 3460, डिस्काउंट के बाद इतनी आ रही है, ठीक है। इसके डिस्काउंट के बगैर ही प्राइस ऊपर जा रही है, इसकी और ऊपर, इसकी और ऊपर। तो हर पोर्ट की अलग अलग प्राइस होती है, तो आपको पोर्ट मालूम होना ज़रूरी है ताकि आप सिर्फ वो पोर्ट सेलेक्ट करके उसकी प्राइस चेक करें, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आता है इंस्पेक्शन, ठीक है। अब हर कंट्री की इंस्पेक्शन की कंपनी अलग अलग होती है, ठीक है, ठीक है। यानी कि इंस्पेक्शन होगी तो हर कंट्री का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी जो बन के आएगा वो अलग अलग कंपनी का होगा। जाम्बिया में जो इंस्पेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है वो कर रहा है जैविक की, ठीक है, जैविक की शो कर रहा है, सही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब जैसे ये देखें, अब वही चीज़ से मैंने आपको कहा था कि जगह जगह आप जाके देखें कि क्या क्या पॉलिसीज़ है, क्योंकि जो है कुछ चीज़ें अपडेटेड होती हैं वेबसाइट पे, कुछ चीज़ें नहीं होती है। जाम्बिया में जो है इंस्पेक्शन है लेकिन लाजमी नहीं है, ठीक है, और ना ही कस्टमर इंस्पेक्शन लेता है वहाँ पे, ठीक है। विदाउट इंस्पेक्शन गाड़ियाँ जा रही होती हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शनल है यहाँ पे, इंस्पेक्शन जो है ऑप्शनल है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो आप लाजमी लगाएंगे ही लगाएंगे। कस्टमर फॉर एग्जांपल कभी कभार जो है ना 100 में से एक दफ़ा अगर वो आपको कस्टमर आके बोलेगा कि अभी मुझे इंस्पेक्शन के साथ चाहिए, तो आप उसको इंस्पेक्शन लगा के देंगे। वरना आप इंस्पेक्शन हर दफ़ा जाम्बिया में आप जब भी डीलिंग करेंगे इंस्पेक्शन के बगैर डीलिंग करेंगे। जाम्बिया में इंस्पेक्शन नहीं है लेकिन ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसी तरह हर कंट्री के अलग अलग है। आप जो जगह जगह अलग अलग टैब्स पे जाके, अलग अलग वेबसाइट पे जाके आप लाजमी इंपोर्ट पॉलिसीज़ देखें तो आपको जो है दिखेंगे वहाँ पे। अब ये मेरे ख्याल में अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है, ठीक, शो कर रहा है तो शो करना गलत नहीं है, इंस्पेक्शन है तो शो कर रहा है, ठीक शो कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पे इसने ये मेंशन किया हुआ है कि मस्ट बी जैविक, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन यहाँ पे कंपलसरी है ही नहीं। तो खैर ये थी मेन चीज़ें, ठीक है। अगर इंस्पेक्शन कहीं पे नहीं होगी तो सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा नो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, यानी वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन है ही नहीं। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन है लेकिन ज़रूरी नहीं है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ये वाली इंस्पेक्शन यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली होती है मार्केट रिसर्च, ठीक है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इम्पोर्ट के वैल्यू एडेड टैक्स हो रहे हैं और अलग अलग तरह तरह किस्म के जो है टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह बता रहे हैं। इन सबको आप छोड़ दें, ये हमारा काम नहीं है। ये एक क्लियरिंग एजेंट का काम होता है जो कि कस्टमर खुद ढूंढेगा अपने लिए, तो वो भी लोकली। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना ये चीज़ हमने समझ ली, एज लिमिट और पोर्ट और इंस्पेक्शन वगैरह, ठीक है। फिर नीचे हम यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो जो है थोड़े से जो आपको जो है कुछ गाड़ियाँ वो दिखा देगा, टॉप सेलिंग यूज व्हीकल्स इन जाम्बिया। कौन कौन सी गाड़ियाँ जाम्बिया में ज़्यादा जा रही होती है। हाईएस्ट वैन हो गई, लैंड क्रूज़र हो गई, और जो है ना लैंड क्रूज़र प्राडो हो गई, एलियन, रॉक, डायना ट्रक हो गया। तो ये कुछ जो है गाड़ियाँ आपको बता रहा है जो कि हॉट सेलिंग कार्स है जाम्बिया के अंदर। तो इससे आपको हल्की फुल्की हेल्प मिल जाएगी कि भाई ये गाड़ियाँ आप जो है कस्टमर को दिखा सकते हैं
ठीक है। वैसे तो कस्टमर अगर आपसे जो है ना आपसे खुद कोई गाड़ी मांगता है तो वो आप उसको वही गाड़ी दिखाओगे। या कभी अगर कस्टमर आपको ऐसे बोलता है कि भाई मुझे जो है ना अपने से गाड़ी दिखाओ, तो आप इनमें से कुछ गाड़ियाँ दिखा सकते हो। या तो प्रमोशन के लिए जैसे कोई गाड़ी आपने दिखा दी है जो है हर एक कस्टमर को, जो आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है कस्टमर्स की, आपने एक एक को प्रमोट कर दी वो गाड़ी, ठीक है। फिर किसी से रिस्पॉन्स आ गया या नहीं आया, तो ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। बाकी मज़ीद जो है हॉट सेलिंग कार्स जो हैं वो अलग से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हॉट सेलिंग कार्स इन ज़ाम्बिया या जो भी कंट्री आप सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है आपकी सर्चिंग स्किल्स की। जितनी ज़्यादा आपकी सर्चिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी, आप अपने लिए उतनी आसानियाँ पैदा कर सकोगे, ठीक है। अब एक एक गाड़ी तो मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई कौन कौन सी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सी गाड़ियाँ जो जामिया में जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद से सर्च करना पड़ेगा, या तो काम करते करते आपको खुद ही आइडिया होता रहेगा। कस्टमर आपसे गाड़ियाँ मांगते रहेंगे, आप नोट करते रहेंगे कि भाई ये कस्टमर्स जो है ना ये गाड़ियाँ ज़्यादा मांगते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये गाड़ी लाजमी जामिया में हॉट सेलिंग कार है, इस वजह से ये लोग ज़्यादा मांगते हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया होता रहता है, ठीक है। तो ये होती है मार्केट रिसर्च। कौन से ईयर की गाड़ियाँ जा रही हैं या कोई ईयर रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अगर जा रही हैं तो किस कोड पे जा रही है, इंस्पेक्शन किस रीजन में है किस रीजन में नहीं है, ये आपको आइडिया होता रहता है। और कौन कौन सी हॉट सेलिंग कार्स है, ठीक है, ये आपको आइडिया होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाड़ियों की प्राइसिंग के हवाले से, तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट बताता चलूँ, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बता सकता गाड़ी की प्राइस क्या होती है या क्या होनी चाहिए। मार्केट बदलती रहती है, ठीक है। आपको भी पता है कि जिस जिस तरीके से डॉलर ऊपर नीचे होता है, इंटरनेशनली भी जैसे भी ऊपर नीचे होता है, तो गाड़ियों की प्राइस जो है अप एंड डाउन होती रहती है। या डिमांड जिस गाड़ी की ज़्यादा बढ़ती है उसकी प्राइस जो है आगे से जो है जापान की साइड से ऊपर हो जाती है, या जिसकी डिमांड नहीं है वो सस्ती आ रही होती है। तो ये जो है ना मार्केट का गेम है। वो चाहे किसी भी बिज़नेस को आप ले लो, मैं सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, किसी भी बिज़नेस के, तो प्राइस का अप डाउन चलता रहता है। तो कोई भी आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता चलता, नहीं बता सकता कि भाई ये चीज़ इतने में जाएगी। आप काम करते रहोगे, कस्टमर से बातचीत करते रहोगे, कस्टमर आपको बजट देगा, या तो आप उसको गाड़ी दिखाते रहोगे। फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर गाड़ी दिखाई, वो कहता है कि हाँ यार ये डील अच्छी है, आपको आइडिया हो गया कि भाई ये गाड़ी जो मैंने दिखाई है इस प्राइस में ये अच्छी है, तभी कस्टमर जो है सामने तारीफ़ कर रहा है। या तो कस्टमर आपको बजट दे देता है कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मेरा बजट है। आप उसको और थोड़ा इंसिस्ट कर लेते हो कि सर आपका मैक्सिमम बजट क्या होगा, वो आपको फिर आपका मैक्सिमम बजट दे देगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस बजट से लेके इस बजट तक ये गाड़ी कस्टमर ये लेगा। तो ऐसे काम करते 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 जैसे काम आपकी रूटीन में बैठता जाएगा, आपको चीज़ों का आइडिया होता रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड को एक्टिव रखें, ठीक है। आप शार्प रहें, आप क्रिएटिव रहें, आपकी जो है आ- आपकी सर्चिंग स्किल्स, ब्राउजिंग स्किल्स अच्छी हों। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी काम को जल्द से जल्द और बेहतर समझने में, ठीक है। तो ये था, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए ज़ाम्बिया का बता दिया, ठीक है। ज़ाम्बिया का मैंने आपको बता दिया। बाकी कंट्रीज़ में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है सारे कंट्रीज़ के नाम लिख दूँगा जहाँ जहाँ आप काम कर सकते हैं। फिर वो आपके ऊपर है आप कहाँ काम करना चाहते हैं, ठीक है। लाज़मी है काम करने से पहले आप जो है उसकी मार्केट रिसर्च कर लें। किसी भी पहले कस्टमर को मैसेज डालने से पहले, ठीक, किसी भी कस्टमर को मैसेज डालने से पहले सबसे पहला काम आपका होगा मार्केट रिसर्च। जब आपको लगे कि आपको मार्केट रिसर्च हो गई है, तो फिर आप कस्टमर से बात करें। तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई इसको क्या चीज़ दिखानी चाहिए या क्या चीज़ नहीं। हो सकता है कभी कभी कस्टमर को आइडिया नहीं होता, फर्स्ट टाइम वो इंपोर्ट कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि जो है ना क्या इंपोर्ट पॉलिसी है। तो वो आपसे आए बाएँ शायद कुछ भी मांगते हैं, आप उसको दिखा दोगे, तो वहाँ आपका भी इंप्रेशन जो है डाउन हो जाएगा। वो डील कभी आपकी क्लोज़ हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो चीज़ वो आपसे मांग रहा है ना वो उस कंट्री में जा सकती है ना आप उसको दे सकते हो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले मार्केट रिसर्च कर लें, ताकि कस्टमर अगर कोई आपसे गलत चीज़ मांग रहा है जो कि उसकी कंट्री में नहीं जा सकती, तो आप उसको इन्फॉर्म करें कि सर आपकी कंट्री में जो है ना एज रिस्ट्रिक्शन है, आप इस ईयर की गाड़ी नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, और उसके ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन भी चला जाएगा कि यार इस एजेंट को सब पता ही है, मुझे बता भी रहा है, गाइड कर रहा है। तो वो आपके आगे जो है झुकना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई फिर आप मुझे बताओ मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक, क्या क्या ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना एक सेल्स पर्सन की स्किल्स होती हैं कि जिस तरह से वो अपना इंप्रेशन बिठाता है, तो सामने वाला वो जो है उसको उसी हिसाब से ट्रीट करता है। तो किसी भी जो है कस्टमर को अप्रोच करने के पहले उस कंट्री की आपको मार्केट रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको वेबसाइट यूज़ करना आना चाहिए आसानी से, ताकि आपको अगर आप उसको चीज़ दिखाओ तो अच्छी और सस्ती चीज़ दिखा सको, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमारा जो है सेकंड चैप्टर भी, हमारा सेकंड टॉपिक भी यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, मार्केट सर्चिंग का। ठीक, सर्चिंग के दो पहलू हमने समझ लिए, वेबसाइट सर्चिंग, मार्केट सर्चिंग। थर्ड जो है वो हमारा होगा कस्टमर सर्चिंग, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। लाजमी गौर से इस वीडियो को देखिए, कोई चीज़ समझ ना है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन बेझिझक कमेंट करके आप हमसे पूछ लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, जिसमें हम आपसे जो है कस्टमर सर्विसिंग के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।